हेलो एवरीवन, दिस इज़ जितेंद्र कुमार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। देखो, हमने अब तक पढ़ा था कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, या नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, या फिर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। अब जो इससे आगे जो आता है, सपोज करो आपने किसी बॉडी के अंदर चार्ज है और उस बॉडी के चार्ज के कारण किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है उसको सोल्व करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। यानी चार्ज को क्या किया, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इसके अंदर देखो, जो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है डिसकॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करोगे तो किसी बॉडीज के अंदर जो भी चार्ज होगा वो हमेशा आपका कॉन्टिन्यूस होगा, यूनिफॉर्म चार्ज होगा। यानी कि हर जगह के ऊपर कोई भी अगर उसका छोटा सा एरिया, सरफेस एरिया, वॉल्यूम लेते हो तो वहाँ पे उतना ही चार्ज मिलेगा, अगर दूसरे जगह पे उतना ही वॉल्यूम या सरफेस एरिया की बात करते हो। यानी कि आपका जो चार्ज होगा वो हर जगह के ऊपर आपका सेम होगा, यूनिफॉर्म होगा। लेकिन डिसकॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका अलग अलग हो सकता है या अलग अलग होगा। जैसे यहाँ पे बात करें तो इस बॉडी के अंदर, यहाँ पे इस एरिया के अंदर बात करोगे तो इसके अंदर चार्ज ज़्यादा है, इस सरफेस एरिया के अंदर चार्ज कम है, यहाँ पे फिर आपका चार्ज अलग है, यहाँ पे आपका चार्ज अलग हो गया। तो हर जगह के ऊपर देखोगे तो आपका जो चार्ज की जो डेंसिटी है वो आपकी अलग अलग है। तो ये आपका एग्जाम्पल है डिसकॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, और ये जो आपका एग्जाम्पल है ये आपका कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। तो हमने जो पढ़ना है इसके अंदर, हमने पढ़ना है कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिसकॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कोई यहाँ पे यूज़ नहीं है, सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए भी डिसकॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो अब बात करते हैं हम कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। जो कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसकी 3 टाइप्स होती हैं। जो फर्स्ट टाइप होती है इसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी लीनियर का मतलब है एक लाइन के अंदर, यानी आपका जो चार्ज है वो एक लाइन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। सेकंड जो बात करते हैं उसको हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि आपका जो चार्ज है उसको एक सरफेस एरिया के अंदर, एक प्लेन के अंदर दिया है और उसके कारण हमने अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। जो थर्ड वन है वो है आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि अब हमने जो चार्ज है वो किसी बॉडी के वॉल्यूम के अंदर, यानी कि बॉडी के अंदर दे दिया और वो हर जगह के ऊपर बॉडी के अंदर फैला हुआ है। तो अब इन तीनों चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन को हम अलग अलग पढ़ते हैं। देखो आपका इसके अंदर क्या क्या होता है। तो जो आपका जो फर्स्ट केस है वो है आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मैंने बताया कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके अंदर हम चार्ज को एक लाइन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें, आपकी एक वायर दे रखी है, इस वायर को मैंने पॉजिटिव चार्ज दे दिया। देखो चार्ज की जो डेंसिटी है वो हर जगह के ऊपर सेम है, इसका मतलब जो चार्ज आपका यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आपका एक ये जो वायर को चार्ज देते हैं तो भी आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल है। ऐसी अगर मान लो कोई रिंग दे रखी है, ये आपका रिंग है, रिंग भी एक आपका एग्जाम्पल है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। तो आपका इसको मैंने पॉजिटिव चार्ज दे दिया। अब देखो, अब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम बात करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्योंकि कि हम आगे जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर बहुत सारा यूज़ होगा इसका। तो अगर आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो वहाँ पे हम बात करेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो आपकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, चार्ज डिवाइडेड बाई लेंथ। तो यहाँ पे देखो मैंने डी क्यू बाई डी एल की बात की है। डी क्यू बाई डी एल का मतलब क्या है, अगर मान लो इस वायर का मैं छोटा सा हिस्सा लेता हूँ जिसके अंदर चार्ज डी क्यू है, उसकी लेंथ डी एल है, तो मैं उसका लिख सकता हूँ जो उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी वो हो जाएगी आपका डी क्यू बाई डी एल। इसका अगर दूसरा फॉर्मूला लिखो तो आप ये भी लिख सकते हो, इसका टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई इसकी टोटल लेंथ। तो दोनों केसेस के अंदर जो आपका लैम्डा रहेगा वो आपका कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जो डेंसिटी होती है ये हमेशा एक कांस्टेंट क्वांटिटी देती है। तो यहाँ पे आपका लैम्डा बन जाएगा चार्ज डिवाइडेड बाई उसकी लेंथ। तो इसकी जो एसआई यूनिट होगी वो होगी कूलाम पर मीटर। अब देखो मैं यहाँ पे डी क्यू निकालता हूँ तो इसको इस साइड ले जाता हूँ। तो अगर मैं इसको डी क्यू निकाल के, अगर मेरे को टोटल चार्ज निकालना है किसी वायर का या रिंग का, तो मैं उसको बोल दूंगा टोटल जो क्यू होगा वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। तो इसको मैं लिख सकता हूँ Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, और जो इंटीग्रेशन यहाँ पे इस साइड चला जाएगा तो लैम्डा इंटू में डी एल। ये एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, इसको आपने याद रखना क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा यूज होगा इन क्वांटिटीज़ का। दोनों का, लैम्डा का भी पता होना चाहिए आपको और आपका चार्ज का भी पता होना चाहिए। और जो ये आपका जो लैम्डा, इसको हम ग्रीक वर्ड लैम्डा से हम बोलते हैं, इसको हम लैम्डा बोलते हैं।
सेकंड जो आता है वो आता है आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्या करेंगे, हम किसी सरफेस एरिया को चार्ज देंगे। जैसे मान लो आपके पास में एक मेटल का स्फीयर दे रखा है, तो अगर आपका मेटल स्फीयर है तो चार्ज क्या होगा, उसके पूरे सरफेस के ऊपर फैल जाएगा। जैसे आपका फुटबॉल है, अगर फुटबॉल अगर आपका मेटल का होता तो उसके ऊपर उसको अगर चार्ज दे देते तो सारा चार्ज उसके सरफेस के ऊपर आ जाता। तो वहाँ पे जो चार्ज है वो कहाँ पे फैल गया, उसके सरफेस के ऊपर फैल गया। सेकंड जो इसका एग्जांपल है, आपका एक मान लो मेटल सीट दे रखी है, जैसे आपका एक प्लेन होता है उसके अंदर मैं अगर चार्ज दे देता हूँ तो ये मेटल सीट है, ये भी आपका एक एग्जांपल है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। अब जैसे यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात की थी, ऐसे यहाँ पे आ जाएगी सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो आपका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा वो हो जाएगा आपका सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाई सरफेस एरिया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डी एल आया था लीनियर के अंदर, सरफेस चार्ज डेंसिटी के अंदर यहाँ पे नीचे डी ए आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे जो इसकी जो यूनिट बनेगी वो बन जाएगी कूलाम पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया क्या होता है आपका मीटर स्क्वायर। तो आपके पास में सिग्मा होता है, सिग्मा इज इक्वल टू होगा डी क्यू बाई डी ए। यहाँ पे मैं इसको टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल सरफेस एरिया भी लिख सकता था, वो भी आपका लैम्डा ही देता है। ऐसे ही अगर मैं क्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, और वो क्या हो जाएगा अब सिग्मा इंटू में डी ए। तो आपका इसको हम बोलते हैं सिग्मा। थर्ड जो आती है वो होती है आपके पास में वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्या हुआ, हमने किसी बॉडी को चार्ज दे दिया और बॉडी के पूरी बॉडी के अंदर चार्ज फैला हुआ है। जैसे आपका जो शॉर्ट पुट होता है, गोला जो हम फेंकते हैं उसके अंदर जो मास है देखो हर जगह फैला हुआ है, लेकिन फुटबॉल के अंदर जो मास होता है उसके बिल्कुल सरफेस के ऊपर होता है। तो यहाँ पे जो ये जो सरफेस एरिया होता है, जो इसका वॉल्यूम होगा, ये आपका एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है तो इसका जो टोटल चार्ज होगा इसके पूरे वॉल्यूम के अंदर फैल जाएगा। तो इस वजह से हम इसकी निकालते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालोगे इसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। रो इज इक्वल टू हो जाएगा डी क्यू बाई डी वी। आपके पास में यहाँ पे v जो है वो वॉल्यूम है इसका, तो आपके पास में आ जाएगा इसका यूनिट कूलाम पर मीटर स्क्वायर। अब अगर चार्ज निकालोगे तो चार्ज क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू और आपका इंटीग्रेशन ऑफ रो इंटू में डी वी। तो आपको इसको हम रो बोलते हैं। तो आपने ये सारी क्वांटिटी आपको याद रखनी है। अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करेगा तो आप क्या कर दोगे, चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ। सरफेस की बात करेगा सिग्मा की तो चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। वॉल्यूम की बात करेंगे तो चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। और हम अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी से चार्ज निकालेंगे तो हो जाएगा लैम्डा इंटू डी एल। सरफेस चार्ज डेंसिटी से निकालोगे तो हो जाएगा सिग्मा इंटू डी ए। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से अगर चार्ज निकालते हो टोटल तो हो जाएगा आपका रो इंटू में डी वी। तो आपने ये क्वांटिटीज़ याद रखनी है। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल थे लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के। अब आगे बात करते हैं। अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि आपको कोई भी इस प्रकार का बॉडी दे देंगे, कोई आपको एक वायर दे देंगे, कोई आपको एक रोड दे देंगे, कोई आपको एक रिंग दे देंगे, कोई आपको एक सरफेस एरिया दे देंगे, किसी भी बॉडी का स्फेरिकल सरफेस एरिया हो सकता है, एक प्लेन सीट हो सकती है, या एक नॉन कंडक्टिंग बॉडी दे देंगे। तो उसके कारण हमें क्या करना है, किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो उसको निकालने के लिए हमारे पास में जनरल मेथड है। अगर इस मेथड को आप ढंग से ध्यान में रखते हो तो आपको निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी। सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को हमने अप्लाई करना है उस प्रॉब्लम के ऊपर। तो यहाँ पे देखो क्या है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। तो यहाँ पे देखो, मान लो कोई भी एक रैंडम बॉडी ले ली मैंने। इस रैंडम बॉडी के अंदर मैंने क्या किया, मान लो इसको चार्ज कर दिया। वो जो चार्ज है आपका कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसके अंदर। तो मैंने क्या किया, इस बॉडी के अंदर एक मैंने छोटा सा चार्ज एलिमेंट लिया जिसका चार्ज डी क्यू है और जो टोटल चार्ज है वो आपका क्यू है इसका। अब इस डी क्यू चार्ज के कारण मान लो मेरे को पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो मेरे पास में एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का पता है फॉर्मूला, कि पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो एक करंट चार्ज एलिमेंट जो होगा ना डी क्यू, ये एक प्रकार का पॉइंट चार्ज है, बहुत स्मॉल होता है। तो एक प्रकार से पॉइंट चार्ज का ही काम करेगा। तो इसके कारण डी क्यू के कारण देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बहुत ही कम होगा। जो यहाँ पे भी डी लग जाता है तो इसका मतलब वहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर डी क्यू हो तो आपका चार्ज भी स्मॉल है और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी क्या होगा, आपका स्मॉल होगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ डी ई।
तो इस पी पॉइंट के ऊपर जो डी क्यू के कारण जो चार्ज होगा वो क्या होगा आपका डी ई। तो अब इस डी ई को हम कूलम्ब्स लॉ से निकालते हैं। डी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4πε0, ये आपका के हो गया, इनटू में चार्ज डी क्यू है डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितनी आपकी आर है, तो आर का स्क्वायर, और ये आर कैप शो कर रहा है इस डायरेक्शन को कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वो किस साइड लग रहा है आपका यूनिट वेक्टर ऑफ आर कैप, ये जो इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जनरल फॉर्मूला है किसी भी चार्ज एलिमेंट के कारण उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का। इसको आपको याद रखना है क्योंकि ये बार बार अप्लाई होगा आगे। तो यहाँ पे आपका आर आ गया डिस्टेंस फ्रॉम डी क्यू टू पॉइंट पी, और आर कैप क्या है एक यूनिट वेक्टर है जो आपका कहाँ से कहाँ है डी क्यू से पी की साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब अगर मान लो आपके पास में डी ई इसके कारण आ गया, अब मेरे को इस पूरी बॉडी के कारण निकालना है, तो मैं क्या करूँगा इसको इंटीग्रेट करवा दूंगा। तो यहाँ पे जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ई, और इसका इंटीग्रेशन कराओगे तो आपका ये 1/4πε0 बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप। तो इन दोनों फॉर्मूला का आपको ना याद रखना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज होगा, इसी से आगे जाके प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। तो अब आगे बात करते हैं, जैसे डी क्यू जो है, अब अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी आती है कि ये बॉडी आपकी एक मान लो एक लाइन है, एक वायर दे रखी हो इस बॉडी को, ये जो रैंडम बॉडी है ना, एक वायर भी हो सकती है, एक ये रिंग भी हो सकती है, एक ये आपका कोई भी एक ऐसी स्फेरिकल सेल भी हो सकती है जिसका सरफेस एरिया दे रखा हो, एक प्लेन सीट भी हो सकती है, या एक आपकी नॉन कंडक्टिंग बॉडी भी हो सकती है जिसका कुछ वॉल्यूम हो। तो अगर मान लो ये आपके पास में एक लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे तो वहाँ पे अगर मेरे को ये डी क्यू निकालना होगा तो उस डी क्यू को निकालने के पास फॉर्मूला होगा डी क्यू इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एल। इसका मतलब डी क्यू की जगह मैं रख सकता हूँ लैम्डा इंटू डी एल अगर हम लीनियर चार्ज की बात करेंगे। सेकंड आता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अगर ये बॉडी आपके सरफेस एरिया को रिप्रेजेंट करती होगी तो वहाँ पे हम डी क्यू की वैल्यू रखेंगे सिग्मा इंटू डी ए। अगर ये बॉडी आपकी कोई नॉन कंडक्टिंग बॉडी होगी, चार्ज हर जगह फैला होगा, तो इसको हम बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो वहाँ पे डी क्यू की वैल्यू आ जाएगी रो इंटू डी वी। तो यानी कि इस डी क्यू की जगह अब ये चीज़ डिपेंड करेगी कि वो बॉडी कैसी है, एक आपकी लीनियर है या एक स्फेरिकल है जो आपका सरफेस एरिया जिसका या उसका एक वॉल्यूम है। तो इस डी क्यू को हम उसी हिसाब से यूज़ करेंगे इसके अंदर। तो अपने दोनों फॉर्मूला याद रखने, इनको हम अप्लाई करेंगे आगे। अब आगे बात करते हैं, ऐसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपके पास में फर्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है, आपके पास में एक ये रोड दे रखी है, इसकी लेंथ दे रखी है एल। इस रोड को मैंने चार्ज दिया और उसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो आपकी लैम्डा है, और इसका जो टोटल चार्ज इस रोड के ऊपर आपका क्यू है, और जो आपकी जो रोड है वो एक्स एक्सिस के अलोंग रखी है। अब मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट पॉइंट पी, और जो आपका जो पॉइंट पी है वो इस एंड से एक्स नोट डिस्टेंस पे है। यानी आपको एक रोड दे रखी है जिसका लेंथ एल है, उस रोड के एक ये एंड है, एक एंड ये है। इस एंड से इस पॉइंट पी की डिस्टेंस दे रखी है एक्स नोट, जिसके ऊपर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ पे देखो कैसे इसको हम सोल्व करेंगे। तो मैंने बताया था जो इसकी जो चार्ज डेंसिटी होगी, यहाँ पे देखो रोड है, एक प्रकार की वायर है, तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है किसका है, लीनियर चार्ज डेंसिटी का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे हम लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो अगर डी क्यू देखते हो तो लीनियर चार्ज डेंसिटी के कारण आएगा। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक चार्ज एलिमेंट चूज किया, इस चार्ज एलिमेंट की जो विड्थ है वो आपकी डी एक्स है, और इस चार्ज एलिमेंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो आपकी एक्स है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये चार्ज एलिमेंट एक किसका काम करेगा, एक पॉइंट चार्ज का काम करेगा। तो पॉइंट चार्ज के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है हमें। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं इस पॉइंट चार्ज के पास मान लो आपका चार्ज कितना है, डी क्यू है। तो डी क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा इंटू में डी एक्स, और जब का जो लैम्डा होता है वो क्या होता है, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ। तो इसका जो टोटल चार्ज है वो आपका क्यू है, और इसकी जो टोटल लेंथ है वो आपकी एल है। तो मैंने क्या कर दिया, क्यू बाई एल। अब देखो इस चार्ज एलिमेंट के कारण पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, वो मैंने बोल दिया क्या है, क्योंकि स्मॉल चार्ज एलिमेंट है उसके कारण हमने बताया था कि अगर आपका स्मॉल चार्ज एलिमेंट होगा तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, डी ई इज इक्वल टू 1/4πε0 डी क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू में उसका यूनिट वेक्टर। तो अगर ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो आपके पास में आ जाएगा डी ई इज इक्वल टू 1/4πε0 डी क्यू आपका ये चार्ज हो गया डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर डिस्टेंस के स्क्वायर की बात करेंगे तो डिस्टेंस का स्क्वायर क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की आपकी एक्स डिस्टेंस है। तो यहाँ पे मैंने इसका एक्स का स्क्वायर कर दिया।
तो आपके पास में, और ये इस डायरेक्शन में है तो आपका क्या आ जाएगा, चलो यहाँ पे आर ही मान लेते हैं एक बार एग्जांपल के लिए। तो इसको आर को यहाँ पुट कर देंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई ये डिस्टेंस का स्क्वायर तो आपका एक्स स्क्वायर होगा, और इनटू में यूनिट वेक्टर क्या होगा आपके पास में, इस डायरेक्शन में नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर होगा माइनस आई कैप। अब मेरे को क्या करना है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मेरे को क्या कराना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट। तो यहाँ पे मैंने इसको इंटीग्रेशन कराया तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा E इज इक्वल टू ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे कैसा डी क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर और आपका आई कैप। और देखो इंटीग्रेशन, देखो इसकी जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ वेरी करेगी। अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा तो आपका जो रोड जो दे रखा है वो कहाँ से कहाँ है, इस एक्स नोट से स्टार्ट होता है और कहाँ से कहाँ तक जाता है आपका, यहाँ तक जाता है। तो अगर इस पॉइंट के मान लो एक एलिमेंट यहाँ पे तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, ये हो गई। अगर एलिमेंट बिल्कुल यहाँ पे ले लोगे तो उसकी डिस्टेंस इस पॉइंट से कितनी हो जाएगी, वो आपके पास में हो जाएगी एक्स नोट प्लस में एल। तो यानी कि इसकी जो मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो क्या हो सकती है आपकी एक्स नोट प्लस एल। अगर इस करंट चार्ज एलिमेंट को अगर इस पॉइंट के ऊपर ले लेते हो तो इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी एक्स नोट। यानी कि आपके पास में जो डी एक्स वेरी करेगा यहाँ पे वो कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, वो वेरी करेगा आपका एक्स नोट से लेके एक्स नोट प्लस एल तक। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट करवा दी, डी क्यू की वैल्यू पता है आपका लैम्डा इंटू में डी एक्स, यहाँ पे रख दिया लैम्डा इंटू में डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और लिमिट कहाँ से का हो गया आपकी एक्स नोट टू एक्स नोट प्लस एल। अब यहाँ पे देखो जो चीज़ कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट अब बाहर आ गया, लैम्डा कांस्टेंट अब बाहर आ गया, लैम्डा की वैल्यू क्या है क्यू बाई एल, यहाँ पे पुट कर दिया -1 माइनस आपका ये बाहर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एल, इंटीग्रेशन बच गया एक्स नोट से एक्स नोट प्लस एल, यहाँ पे बच गया 1/x स्क्वायर डी एक्स आई कैप। अब देखो 1/x स्क्वायर का आपको इंटीग्रेशन करना आता है, एक्स स्क्वायर इसको ऊपर ले जाओगे तो एक्स की पावर -2 बच जाएगा, तो पावर के अंदर एक जोड़ देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा एक्स की पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1। तो अगर इसका इंटीग्रेशन करोगे तो वो आएगा -1/x। अब क्या करोगे, इस x की जगह एक बार अपर लिमिट पुट कर दोगे, माइनस करके लोअर लिमिट पुट कर दोगे तो आपको इंटीग्रेशन मैं समझता हूँ आता होगा। तो आपका ई जो आएगा वो बन जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एल ऐसे कैसा। अब यहाँ पे अपर लिमिट पुट की एक्स की जगह के ऊपर आ गया -1/x नोट प्लस एल, माइनस ये और एक माइनस आपका ये रहा तो प्लस हो जाएगा 1/x नोट, और आपका आई कैप ऐसे कैसा। तो यहाँ पे आपका आई कैप था। अब देखो यहाँ पे इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेकर के आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एल, इसको सोल्व करोगे तो एक्स नोट से एक्स नोट कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो बनेगा E इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई एक्स नोट इंटू में एक्स नोट प्लस एल आई कैप। तो ये देखो माइनस क्या शो कर रहा है कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस साइड है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो यहाँ पे आपको पता ही लग रहा है अगर ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज रोड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, उसके अवे होगी। तो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड बनेगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग बनेगा। तो ये आपका एक एग्जाम्पल था, इसको आप करके देखना कॉपी के अंदर, तभी आपको ये और ढंग से समझ में आएगा। एक इसको दोबारा देखना एक बार अगर नहीं समझ में आए तो। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं ऐसे ही। अब की बार मान लो कि रोड दे रखी है, ये आपके वाई एक्सिस के अलोंग है, इस रोड को रखा है। अब इस रोड के कारण मेरे को इस पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है, सबसे पहले यही काम करना है कि एक चार्ज एलिमेंट लेना है जिसका चार्ज क्या है आपका DQ है। अब देखो वाई एक्सिस के अलोंग रखी है, तो मान लो इसकी जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की वो आपकी मैंने DY मान ली, और मान लो इसका जो सेंटर पॉइंट है ये मैंने O मान लिया। यानी क्या क्या जो पॉइंट P था इसको मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया इस पॉइंट के ऊपर, और ये आपका O है। अब O से जो चार्ज एलिमेंट की जो डिस्टेंस है वो आपकी Y है। अब मेरे को इस पॉइंट के ऊपर निकालना है, मैंने मान लिया जो इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस रोड से पॉइंट P की वो आपका A है, ये आपका कांस्टेंट है। अब देखो इस चार्ज एलिमेंट के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका DE। तो हमारे पास में जो DE होगा, अब उसकी डायरेक्शन ये है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये ऊपर की साइड वाई एक्सिस होगा। अब देखो अगर आपके पास में चार्ज एलिमेंट है, इसके मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट को इससे मिलाता हूँ तो ये देखो स्मॉल सा एंगल बनता है जिसको मैंने बोल दिया आपका डी थीटा। अब ये जो डी थीटा जो एंगल है, अब देखो इस जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इससे जो इस चार्ज एलिमेंट का जो एंगल है वो मैंने मान लिया आपका
ये थीटा है। तो आपका जो ये एंगल हो गया आपका थीटा होगा जो आपका चार्ज एलिमेंट का है, क्योंकि अगर चार्ज एलिमेंट को यहाँ पे लोगे तो थीटा और इंक्रीज करेगा और बिल्कुल लास्ट में लोगे तो थीटा और इंक्रीज करेगा। अगर ऊपर की साइड लोगे तो थीटा की वैल्यू कुछ और होगी, यानी आपका थीटा की वैल्यू चेंज होती जाएगी अगर चार्ज एलिमेंट को आप अलग अलग जगह लोगे। अगर चार्ज एलिमेंट को यहाँ पे लेते तो थीटा की वैल्यू कुछ और होती, तो हर पॉइंट के ऊपर थीटा की वैल्यू चेंज करेगी। तो इसका मतलब आपका जो यहाँ पे थीटा है वो आपका चेंज करता रहेगा। तो अब यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, जो इसका जो लास्ट पॉइंट था इस लास्ट पॉइंट को इसके साथ जो एंगल बनाया इसको मैंने बोल दिया आपका थीटा 1 है। तो आपका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और जो इसका जो लास्ट एंड है इसके बीच में जो एंगल बना आपका थीटा 1 है, और इस एक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस साइड जो लास्ट डिस्टेंस है वो आपका जो एंगल बना हुआ आपका थीटा 2 है। तो आप इस साइड जाओगे तो आपका थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ से थीटा को मेजर कर रहे हैं। यहाँ से मेजर करें तो नीचे की साइड चलेंगे तो आपका थीटा प्लस है, और नीचे जाएंगे तो आपका प्लस का थीटा 1 होगा। अब उसके अपोजिट साइड चलोगे तो आपका जो थीटा है वो आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब ये आपका कैसा है, माइनस थीटा 2 है। तो जब ये लिमिट पुट करेंगे तो ये आपका माइनस थीटा 2 आएगा और ये आपका प्लस थीटा 1 आएगा। तो अब देखो इसके अंदर सबसे पहले देखो इस चार्ज एलिमेंट के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओ, क्या बना DE। अब इस DE को क्या किया मैंने, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में तोड़ लिया। अगर देखो ये एंगल थीटा है तो इसके सामने देखो ये लाइन है और एक ये लाइन है। अगर इसके सामने ये आपका एंगल थीटा है तो उसका जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो भी क्या होगा आपका थीटा। तो यहाँ पे इसका कंपोनेंट आ जाएगा आपका DE कोस थीटा, और ऊपर का जो कंपोनेंट वो आ जाएगा आपका DE साइन थीटा। ये आपका x डायरेक्शन में है, ये आपका y डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब मैं DE को क्या लिख सकता हूँ, आपका जो DE होगा वो क्या होगा DE कोस थीटा, x डायरेक्शन में तो आपका आई कैप आ गया, प्लस में DE साइन थीटा, y डायरेक्शन में तो आपका j कैप आ गया। यानी जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आया चार्ज एलिमेंट के कारण वो आपका ये आ गया। अब देखो DE को हम देखते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस निकाल लें तो देखो क्या होगी, ये हाइपोटेनियस है, ये आपका बेस दे रखा है, ये आपके पास में ए दे रखा है, ये आपका y है। तो अगर ये निकालूंगा तो ये बन जाएगा आपका वाई स्क्वेयर प्लस में ए स्क्वेयर का अंडर रूट। तो यहाँ पे अगर मैं DE निकालता हूँ तो DE क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वेयर। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस देखोगे तो क्या हो जाएगी वाई स्क्वेयर प्लस में ए स्क्वेयर का अंडर रूट, उसका स्क्वेयर करोगे तो आ जाएगा वाई स्क्वेयर प्लस में ए स्क्वेयर। कोस ऑफ थीटा आपका ऐसे कैसा आई कैप। अब यहाँ पे फिर DE देखते हो तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ बाई डिस्टेंस का स्क्वेयर। तो आपका डिस्टेंस का स्क्वेयर ये होगा वाई स्क्वेयर प्लस में ए स्क्वेयर साइन ऑफ थीटा जे कैप। तो यहाँ पे जो DQ है इस DQ को मैं क्या लिख सकता हूँ लैम्डा इंटू में DY, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, इसकी जो लेंथ है वो आपकी DY है। तो यहाँ पे मैंने रख दिया लैम्डा इंटू में DY 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कोस ऑफ थीटा आई कैप डिवाइडेड बाई वाई स्क्वेयर प्लस में ए स्क्वेयर। यानी सिर्फ मैंने DQ की वैल्यू को चेंज कर दिया दोनों जगह के ऊपर, तो आपकी वैल्यू ये आ गई। अब इसको जो है मैंने DEX बोल दिया और इस वैल्यू को मैंने DEY बोल दिया। यानी ये आपका DE का x कंपोनेंट है, ये आपका DE का y कंपोनेंट है। अब इनको हम अलग अलग सोल्व करते हैं। सबसे पहले सोल्व करते हैं हम DEX को। DEX की वैल्यू ये रही, तो यहाँ पे पुट करते हैं DEX इज इक्वल टू लैम्डा DY डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कोस ऑफ थीटा आई कैप डिवाइडेड बाई वाई स्क्वेयर प्लस में ए स्क्वेयर। अब यहाँ पे देखो ये A तो कभी भी आपका एंगल चेंज करेगा, लेकिन ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कभी चेंज नहीं करेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पे मैंने एक रिलेशन निकाल दिया कि आपके पास में जो y होगा वो देखो टेंजेंट थीटा निकालते हैं। तो टेंजेंट थीटा क्या होता है आपका, होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो ये परपेंडिकुलर हो गया y अपॉन में बेस क्या होगा a। तो वहाँ पे अगर मैं y निकालूंगा वो बन जाएगा आपका a टेंजेंट थीटा। तो यहाँ पे आ गया y इज इक्वल टू a टेंजेंट थीटा। अब मेरे को चाहिए क्या, यहाँ पे मेरे को dy चाहिए। अगर dy निकालना तो मैं क्या करूँगा, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दूंगा। तो यहाँ पे आ जाएगा पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करोगे तो dy इज इक्वल टू a ऐसे कैसा टेंजेंट थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है सीकेंड स्क्वेयर थीटा, और थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा आपका d थीटा। तो यहाँ पे dy की वैल्यू आ जाएगी a सीकेंड स्क्वेयर d थीटा। तो यहाँ पे इस dy की वैल्यू रख दी मैंने। अब देखो इसको मेरे को टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इसको मैंने इंटीग्रेट करा दिया। और देखो जो थीटा है वो कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, इस साइड थीटा 1 तक जाएगा और इस साइड आपका थीटा 2 तक जाएगा। अब नीचे की साइड जा रहा है तो मैं थीटा प्लस लूंगा, ऊपर की साइड जा रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में थीटा माइनस लूंगा। तो आपका जो थीटा वेरी करेगा वो माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1 तक वेरी करेगा। तो यहाँ पे मैंने इसकी लिमिट पुट करवाई है, dy की वैल्यू यहाँ पे रख दी। तो आपका लैम्डा ऐसे कैसा, dy की वैल्यू होगी a सेकेंड स्क्वेयर थीटा d थीटा कोस थीटा ऐसे कैसा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाई स्क्वेयर प्लस में
ए स्क्वेयर। अब देखो वाई स्क्वेयर, यहाँ पे वाई स्क्वेयर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए टेंजेंट थीटा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका ए स्क्वेयर टेंजेंट स्क्वेयर थीटा प्लस में ए स्क्वेयर। तो वहाँ से देखो ए स्क्वेयर कॉमन आ गया यहाँ से। अगर यहाँ से मैं ए स्क्वेयर कॉमन लेता हूँ बाहर, तो ये आपका ए स्क्वेयर बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा होता है आपका ए सीकेंट स्क्वेयर थीटा। तो यहाँ पे ए स्क्वेयर बाहर आ गया, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा की वैल्यू रख दी मैंने सीकेंट स्क्वेयर थीटा। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो देखो एक ए से ये ए कैंसिल होगा, सीकेंट स्क्वेयर थीटा से सीकेंट स्क्वेयर थीटा कैंसिल होगा। तो आपके पास में जो बचेगा वो बचेगा डी ई एक्स का जो टोटल ई एक्स होगा वो क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए यहाँ पे बच गया इंटीग्रेशन माइनस थीटा 2 से थीटा 1, और यहाँ बच गया कोस ऑफ थीटा डी थीटा। तो यहाँ पे अब इसका कोस थीटा का इंटीग्रेशन करवा देंगे। कोस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा आ गया, यहाँ पे अपर लिमिट होगी थीटा 1, लोअर लिमिट है माइनस थीटा 2। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, एक बार अपर लिमिट माइनस करके लोअर लिमिट यहाँ पे पुट करेंगे तो आपका आएगा ई एक्स इजिकल टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू में हो जाएगा साइन थीटा 1, और माइनस करके लोअर लिमिट रखोगे तो एक माइनस ये साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा साइन ऑफ थीटा 2। यानी कि इसका जो एक्स डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस रोड के कारण वो आपके पास में ये होगा। अब बात करते हैं वाई डायरेक्शन के अंदर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अगर वाई डायरेक्शन की बात करेंगे तो ऐसे ही हम प्रोसेस करते हैं वाई डायरेक्शन के लिए। तो वाई डायरेक्शन के लिए हमने पता है डी ई वाई वो क्या होगा, लैम्डा इंटू में डी वाई साइन ऑफ थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में वाई स्क्वेयर प्लस में ए स्क्वेयर। देखो ये आपके पास में था वाई की वैल्यू, इसको मैंने यहाँ पे सीधा यहाँ पे रख दिया है। अब देखो फिर वो ये वाई आपको पता है ए टेंजेंट थीटा है, और देखो वाई की जगह वाई स्क्वेयर प्लस में ए स्क्वेयर है, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ वाई की जगह ए टेंजेंट थीटा। तो ए स्क्वेयर टेंजेंट स्क्वेयर थीटा प्लस ए स्क्वेयर, इसको मैंने थोड़ा सोल्व करके दिखाया है। यहाँ पे ए स्क्वेयर बाहर आ गया 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा होता है वो क्या होता है सीकेंट स्क्वेयर थीटा। तो देखो यहाँ पे जो है वो आपका ए स्क्वेयर है, सॉरी यहाँ पे ए स्क्वेयर है। तो आपके पास में ये वैल्यू आ गई, इस वैल्यू को मैंने यहाँ पे पुट करवा दिया। यहाँ पुट करके इसको सोल्व किया तो आपके पास में ये जो है ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर ये होगा आपका ए स्क्वेयर साइंस सीकेंट स्क्वेयर थीटा। ऐसे ही सिमिलरली अगर इसको सोल्व करेंगे तो फिर सीकेंट स्क्वेयर से सीकेंट स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, एक ए से ये एक कैंसिल हो जाएगा, और आपका जो डी वाई है वो आपका सेम डिफरेंशिएशन करेंगे जिसका ए सीकेंट स्क्वेयर थीटा डी थीटा। तो आपका जो ई वाई आएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ माइनस थीटा 2 से थीटा 1 साइन ऑफ थीटा डी थीटा। अब साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कोस थीटा। तो यहाँ पे अपर लिमिट पुट कर देंगे, लोअर लिमिट पुट कर देंगे, इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास में आएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू में आ जाएगा माइनस कोस ऑफ थीटा 1 प्लस कोस ऑफ थीटा 2। अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये माइनस एक ये रहा, यहाँ पे कोस ऑफ थीटा 1 हो जाएगा नेगेटिव, एक माइनस ये है, एक माइनस ये आपका आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा कोस ऑफ थीटा 2। तो यहाँ पे हम रख देंगे ई वाई इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कोस ऑफ थीटा 2 माइनस कोस ऑफ थीटा 1। तो ये उसका y कंपोनेंट आ गया। तो आपने x कंपोनेंट भी निकाल लिया, y कंपोनेंट भी निकाल लिया, दोनों को रख दो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा उसका x कंपोनेंट प्लस में उसका y कंपोनेंट। तो आपके पास में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a इंटू में साइन ऑफ थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 2 आई कैप, ये आपका x कंपोनेंट हो गया, इंटू में आपका आ जाएगा प्लस में कोस ऑफ थीटा 2 माइनस कोस ऑफ थीटा 1 जे कैप, ये आपका y कंपोनेंट हो गया। अब इसके अंदर देखो स्पेशल केस की बात करते हैं। जैसे पहला केस कह रहा है अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, सपोज करो आपके पास में जो हाथ पे ये है, ये अगर आपका इस साइड भी इतना ही है और इस साइड भी इतना ही है, तो इसका मतलब थीटा 1 और थीटा 2 क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। अगर थीटा 1 थीटा 2 एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे तो देखो दोनों इक्वल हो गए तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसका मतलब जो जेड वाई कंपोनेंट वो क्या हो जाएगा आपका 0, और थीटा 1 थीटा 2 यहाँ पे इक्वल हो गए, मान लो आपका थीटा के इक्वल हो गए तो यहाँ पे साइन थीटा 1 भी थीटा हो जाएगा, साइन थीटा 2 भी थीटा हो जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा। तो आपके पास में आ जाएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, ये आपका ऐसे कैसा, और ये हो जाएगा आपका 2 साइन थीटा। तो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ई वाई 0 हो ही जाएगा क्योंकि यहाँ पे दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव ये 0 हो गया। तो आपके पास में जो एक्स कंपोनेंट ही बचेगा नेट वो बचेगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट साइन थीटा अपॉन ए, और ये आपका आई कैप है यानी एक्स डायरेक्शन में है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकेंड जो इसका केस है वो है सपोज आपके पास में ये आपके जो रोड है ये आपकी इनफाइनाइट है,
यानी आपका ये भी इस साइड भी इनफाइनाइट है और नीचे की साइड भी इनफाइनाइट है। तो अगर ये इनफाइनाइट होगा, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो आपका जो थीटा वन है वो भी क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। और जब इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगी तो आपका थीटा वन भी 90 हो जाएगा। और अगर ये ऊपर की साइड इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगी थीटा टू भी क्या हो जाएगा, 90। तो इसका मतलब थीटा वन और थीटा टू दोनों आपके 90 हो जाएंगे जब ये इनफाइनाइट रोड होगी। तो इस केस के लिए हम बात करेंगे तो आपका थीटा वन थीटा टू आपका 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे आपका ई एक्स क्या आ जाएगा, साइन 90 साइन 90। तो आपका 1 + 1 2, 2 से 4 को कैंसिल करोगे नीचे 2 बच जाएगा। और यहाँ पे देखो कोस 90 भी जीरो होता है, कोस यहाँ पे जीरो आ जाएगा फिर, यानी वाई कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, एक्स कंपोनेंट आपके पास में ये आ जाएगा। थर्ड केस देखते हैं, अगर आपका सेमी इनफाइनाइट चार्ज रोड है, सपोज करो आपके पास में एक साइड तो इनफाइनाइट है और एक हिस्सा यहीं पे आ गया। अगर एक हिस्सा यहीं पे आ जाएगा तो आपका एंगल जीरो हो जाएगा और एक एंगल आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे इनफाइनाइट वाला 90 होगा, थीटा वन 90 होगा, थीटा टू आपका जीरो होगा। तो यहाँ पे अब फिर वैल्यू पुट करते हैं, तो एक 90 है थीटा वन, तो ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा लैम्डा अपॉन 4πε0 ए, ये आपका एक्स कंपोनेंट आ गया। वाई कंपोनेंट की बात करोगे थीटा टू आपका जीरो, तो इसका मतलब ये वैल्यू 1 हो जाएगी, ये आपकी 90 है तो जीरो हो जाएगी। तो आपके पास में फिर ये आ जाएगा लैम्डा अपॉन 4πε0 ए। तो जो नेट आएगा अब आपके पास में दोनों का वेक्टर सम करवा दोगे तो आपका बन जाएगा लैम्डा अपॉन 4πε0 ए कॉमन है और अंदर आ जाएगा आई कैप प्लस में जे कैप। तो ये आपकी प्रॉब्लम है, आपका एक स्ट्रेट रोड दे रखी है जिसके अंदर चार्ज दे रखा है। तो ऐसा कोई भी एग्जाम्पल आ सकता है, तो इसको आप करके देखो, क्योंकि आपकी लेंथ ही ज़रूर है लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट अगर आपको ढंग से आता है तो देखो कोई भी चीज़ इसके अंदर मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपका थोड़ा लेंथ ही पड़ेगा। इसको करोगे तो ये आपको आराम से हो जाएगा, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट आना चाहिए। एक और एग्जाम्पल देखते हैं ऐसे ही। यहाँ पे देखो एक आपका एक आर्क दे रखा है, एक ये आपके आर्क है, इस आर्क को चार्ज दे रखा है पॉजिटिव चार्ज, और मैंने कहा ये आर्क यहाँ से यहाँ तक का जो ये टोटल एंगल है ना आपका थीटा है। यानी कि ये जो वाई एक्सिस है इसको दो हिस्सों में डिवाइड करती है, एक हिस्सा इस साइड है एक हिस्सा उस साइड है। और इसका अगर टोटल एंगल थीटा है तो इसका मतलब इस हिस्से का जो वैल्यू बचेगा वो θ/2 बचेगा और अगले हिस्से का भी जो एंगल होगा उसका θ/2 होगा, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब इस आर्क के कारण इसका जो सेंटर O है, इस पॉइंट के ऊपर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब सेम वही प्रोसेस है, सबसे पहले क्या करोगे, एक चार्ज एलिमेंट लोगे DQ, चार्ज एलिमेंट के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे DE। अब DE इस साइड है, मान लो यहाँ पे अब ये जो DQ जो चार्ज एलिमेंट था इसने वाई एक्सिस के साथ एंगल बनाया आपका फाई। तो यहाँ पे अगर ये फाई है तो इसके सामने वाला ये भी क्या हो जाएगा, फाई। तो इस DE के दो कंपोनेंट तोड़ देंगे, DE cos फाई और DE sin फाई। तो आपका जो DE होगा वो क्या हो जाएगा, DE cos फाई प्लस में DE sin फाई। तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो हो जाएगा आपका DE sin फाई, आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस के लूँगा तो माइनस आई कैप, प्लस में DE cos फाई, या आपका नेगेटिव वाई एक्सिस के लूँगा तो माइनस जे कैप। यहाँ पे इसको ऐसे के ऐसे रख दिया है। अब देखो DE निकालते हैं, DE क्या होता है, 1/4πε0 चार्ज डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो अगर इस करंट एलिमेंट से यहाँ पे देखो ये आर्क है, इसका रेडियस R दिया है कैपिटल R, तो यहाँ से लेके यहाँ तक उसकी रेडियस है वही तो डिस्टेंस होगी। तो यहाँ पे वो बन जाएगा आपके पास में DQ डिवाइडेड बाई 4πε0 R स्क्वायर। अब देखो जो DQ है वो क्या हो जाएगा आपका लैम्डा इंटू में DL, क्योंकि आपके लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे हैं। अब देखो जो आपका जो DL होगा ना वो क्या हो जाएगा, रेडियस इंटू में एंगल। ये आपका आर्क जो होता है वो तो रेडियस इंटू में एंगल, तो आपके पास में DL आ जाएगा R d∅। यहाँ पे रख दिया। आप देखो R d∅ रखोगे तो यहाँ पे नीचे R स्क्वायर है, तो एक R से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा आपका लैम्डा d∅ डिवाइडेड बाई 4πε0 R। अब देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, O पॉइंट के ऊपर, ये आपका पॉइंट O है, इसके ऊपर निकालते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन करवा दोगे, DE का इंटीग्रेशन कराओगे तो आपका ये एक्स कंपोनेंट है ये वाई कंपोनेंट है। तो यहाँ पे आ जाएगा DE sin फाई आई कैप प्लस में DE cos फाई जे कैप। तो आपका यहाँ पे वो लैम्डा अपॉन 4πε0 R कॉमन है, ये माइनस भी बाहर ले लिया, अंदर बचा इंटीग्रेशन। और देखो एंगल कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, यहाँ से आप स्टार्ट करोगे, ये ध्यान रखना है आपको। इस साइड जाओगे तो एंगल पॉजिटिव होगा, तो अगर यहाँ से यहाँ टोटल एंगल देखोगे तो आपका θ/2 है, और इसके अपोजिट साइड जाओगे तो एंगल नेगेटिव होगा, तो ये क्या हो जाएगा -θ/2। तो यहाँ पे आपका जो
एंगल वेरी करेगा वो करेगा -θ/2 से +θ/2। अब यहाँ पे x कंपोनेंट होगा sin फाई डी फाई आई कैप, प्लस में ये आपका फिर इंटीग्रेशन होगा cos फाई डी फाई जे कैप। यहाँ पे फिर इसका इंटीग्रेशन कराओगे sin फाई का होता है माइनस cos फाई, और उसके जो लिमिट होगी वो हो जाएगी -θ/2 से θ/2। ऐसे cos फाई का हो जाएगा sin फाई, लिमिट हो जाएगी -θ/2 से θ/2। अब इसको यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। अब देखो अगर यहाँ पे cos ऑफ θ/2 माइनस cos ऑफ इसके साथ फाई की जगह ये वैल्यू रखोगे तो जो टोटल जो टर्म बनेगी आपकी जीरो हो जाएगी। इसको करके देखना आप, तो आपका जो एक्स कंपोनेंट है नेगेटिव डायरेक्शन वो वैल्यू जीरो देगा। अब इसकी जगह रखोगे साइन फाई की जगह θ/2, तो ये साइन θ/2 माइनस में करके एक माइनस ये बाहर आ जाएगा, तो आपका जाएगा sin θ/2 जे कैप। तो इसको सोल्व करोगे तो आपके पास में आएगा, ये डबल हो जाएगा 2 sin θ/2। इससे नीचे ये 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास में आएगा E = -λ डिवाइडेड बाई 4πε0 r sin θ/2 जे कैप। तो देखो यहाँ से पता भी लग रहा है, अगर ये चार्ज एलिमेंट इस साइड लिया तो ये दो कंपोनेंट बन गए। अगर इस साइड चार्ज एलिमेंट लेते तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड होता, इस साइड होता, तो उसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में बनता, एक इसमें बनता। तो इस डायरेक्शन वाला तो एक दूसरे को कैंसिल ही कर रहा है, तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो रहेगा। तो सिर्फ जो बचेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा किस डायरेक्शन में, नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग। तो देखो यहाँ से ही पता लग रहा है जो आया है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो माइनस जे कैप डायरेक्शन में आया है, उसकी वैल्यू ये है। तो आपके पास में इस आर्क के कारण आ गई। अब ये जनरल मेथड था। अब मान लो इसकी स्पेशल केसेस की बात करते हैं। स्पेशल केसेस का मतलब क्या है कि अगर मैं इस आर्क को बढ़ा के यहाँ तक ले आता बिल्कुल, और इस साइड भी यहाँ तक ले आता, तो इसका मतलब एक सेमी सर्कल बन जाता। अगर ये सेमी सर्कल बन जाता तो जो टोटल एंगल होता है वो कितना बन जाता है, ये आपका 180 डिग्री हो जाता। तो अगर आपका एंगल 180 डिग्री हो जाता तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनता, यहाँ पे 180 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 90, तो sin 90 तो आपका 1 हो जाता। तो आपके पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचता वो कितना बता, -λ/2πε0 r। तो आपके पास में ये आता। अब अगर मान लो इसमें पूरे आर्क को कंप्लीट सर्कल बना देता, अगर सर्कल बना दोगे पूरा तो आपके पास में जो चार्ज जो पूरा यहाँ पे फैला हुआ है, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे रखोगे 360 का एंगल बन जाएगा आपका थीटा। तो यहाँ पे रखोगे तो आपके पास में 360/2 करोगे तो 180, साइन 180 क्या होता है 0, तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर के ऊपर क्या हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि अगर पूरा सर्कल बना दोगे तो इस चार्ज एलिमेंट के सामने भी तो एक चार्ज एलिमेंट होगा, ये इस साइड है तो उसके डायरेक्शन ऊपर की साइड होगी तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। यहाँ पे जो चार्ज एलिमेंट होगा उसके सामने भी एक चार्ज एलिमेंट होगा, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी चार्ज एलिमेंट सारे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस केस के अंदर क्या हो जाएगा 0। तो इस वीडियो में यहीं तक। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ में आई होंगी। इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करें और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करें अपनी बुक से। तो इस उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप आराम से कर लोगे। अब तो यहीं तक आज की वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू एंड टेक केयर।